Now the question is related with wholesale branch accounting. From the following information relating to head office and their branch, prepare trading and PL account of head office and of branch in the books of head office. The rates are selling price is cost plus 100%. Invoice to branch is 25% less to selling price. फिर से बतला दें. From the following information relating to head office and their branch, prepare trading and PL account of head office and of branch in the books of head office. The rates are: selling price is cost plus 100%. Invoice to branch is 25% less to selling price. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारा ये है, पार्टिकुलर हेड ऑफिस और ब्रांच के नाम से अमाउंट्स दिए गए हैं. ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है. ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस में 2 लाख रुपए से है और 20,000 से, और ब्रांच में 6,000 से. परचेजेस हेड ऑफिस के बुक में 1 लाख रुपए से 1 लाख, ब्रांच में कुछ भी नहीं. परचेज तो हमेशा हेड ऑफिस करता है. गुड्स सप्लाइड 75,000 से हेड ऑफिस में सामान ब्रांच को भेजा है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 हेड ऑफिस में है, 4,000 ब्रांच में. सेल्स 80,000 से हेड ऑफिस ने किया है और 60,000 से ब्रांच ने किया है. तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस. ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस जब बनाएंगे तो नेचुरली सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे. जैसा कि जानते हैं किसका बन रहा है, हेड ऑफिस का. तो हेड ऑफिस से रिलेटेड वैल्यू को इसमें पुट करना है. तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000. परचेजेस 1 लाख रुपए है. ये सब ट्रेडिंग का डेबिट आइटम है, आप जानते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं क्वेश्चन में. क्रेडिट पे जाएंगे, सेल्स 80,000 से. गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 75,000 से. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं किया गया है, प्रॉब्लम आ गया. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए हम आते हैं यहाँ. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस. एट हेड ऑफिस के पास में ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए से. ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए से. परचेजेस है 1 लाख रुपए से. टोटल हो गया 1,20,000. ये एट कॉस्ट वैल्यू है. जो भी ओपनिंग स्टॉक है या परचेजेस एट कॉस्ट वैल्यू से होगा. लेकिन गुड्स सप्लाइड 75,000 से है, जो कि इनवॉइस के रेट से है. तो हम इस इनवॉइस के रेट को हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे. इससे पहले सेल्स हमारा 80,000 है, वह सेलिंग प्राइस के रेट से है. दिस 80,000 और सेल्स सेलिंग प्राइस के रेट से है, और हमें कॉस्ट के रूप में उसको कन्वर्ट करके वैल्यूएशन करना है. तो हम जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में, कॉस्ट का 100% प्रॉफिट है, तब जाकर के कॉस्ट प्लस 100% इसको प्रॉफिट कर दे तो ज्यादा अच्छा है. तो प्रॉफिट 100% है, कॉस्ट हमारा 100 है, तो प्रॉफिट 100% मींस 100. टोटल सेल्स आ गया 200. जब 200 सेल्स है तो कॉस्ट कितना है हमारा 100. तो 80,000 जब हमारा सेल्स है तो कॉस्ट कितना होगा, हमें कॉस्ट में निकालना है. इसलिए 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कॉस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 200 सेलिंग प्राइस वैल्यू इक्वल टू 40,000. ये हमारा कॉस्ट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस आ गया. एग्जैक्टली गुड्स सप्लाइड जो 75,000 है, दैट इज एट इनवॉइस रेट में, इनवॉइस अमाउंट है ये. अब इनवॉइस को भी हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना है. इनवॉइस कितना है, तो इनवॉइस के लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया 25% लेस टू सेलिंग प्राइस. तो जो सेलिंग प्राइस हम अज्यूम किए निकाले, उसमें 25% लेस करना है. मतलब 200 में 25%, 200 का 25% 50 रुपए आता है. 50 लेस करेंगे तो आ जाएगा 150. इसका मतलब इनवॉइस का रेट है 150. ये जो हमारा 75,000 है 150 रेट से, और यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट रेट मींस 100. तो 150 को 100 में कैलकुलेट करना है, तो 75,000 into 100 by 150.
जब हमारा इनवॉइस 150 है तो कॉस्ट है 100। जब हमारा इनवॉइस 1 रुपी होगा तो कॉस्ट हो जाएगा 100 बाई 150। और जब इनवॉइस हमारा 75,000 है तो हो जाएगा कॉस्ट हमारा 100 बाई 150 इंटू 75,000 इक्वल टू 50,000। The total of selling price and invoice to branch at cost is equal to ₹90,000। और फाइनली हम ओपनिंग स्टॉक परचेजेस के टोटल अमाउंट से जो कि कॉस्ट में है इसके कॉस्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस जो आएगा दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एट हेड ऑफिस। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आया 30,000, 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए को हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की जगह पर। और जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए तो फिर फाइनली अब सभी आइटम का वैल्यू मालूम हो गया, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 5,000 3 7 10 8 7 3 10 8 18 1,85,000। तो जो डिफरेंस आएगा उससे हम क्या कहेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। 1,20,000 तो 65,000 का डिफरेंस आया, ये 65,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया गया है हेड ऑफिस का कितना है 6,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 65,000। अभी हम इसके नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन है, इसका कारण है जो सामान इसने भेजा ब्रांच को उसमें से जो पार्ट बिक गया उसका तो प्रॉफिट ये कमा लिया, अर्न कर लिया। लेकिन जो पार्ट बच गया ब्रांच के यहाँ जब भी उसका वैल्यूएशन होगा इनवॉइस के रेट में होगा, और ये बचा हुआ सामान फाइनली हेड ऑफिस का है और हेड ऑफिस को कॉस्ट वैल्यू से उसे दिखाना चाहिए। तो जब तक कि हम उसके एडजस्टमेंट को यहां नहीं शो करेंगे, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन एडजस्टमेंट्स ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अपना दिखलाएगा जिससे कि अपना सही प्रॉफिट निकाल सके। अब उसका एडजस्टमेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एडजस्टमेंट्स मतलब बढ़ा हुआ वैल्यू कितना है। इनवॉइस आप अभी हम देखे हैं 150 आ रहा है, कॉस्ट कितना है 100। तो जैसा कि हम देखे हैं क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट्स अमाउंट्स का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। इनवॉइस वैल्यू कितना शो किया गया है 200, सेलिंग प्राइस है 25%, लेस मींस 150, और कॉस्ट क्या है 100। इंक्रीज वैल्यू कितना है, इंक्रीज वैल्यू कितना है, बढ़ाया हुआ दाम कितना है ₹50। When invoice value ₹1, increased value will be 50 upon 150. When opening stock value ₹6,000, invoice value will be 50 upon 150 into 6,000 equal to ₹2,000. तो 2,000 से हम एडजस्टमेंट एंट्री ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, डेबिट का एडजस्टमेंट से क्रेडिट में करेंगे हेड ऑफिस के। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट आइटम है लेकिन इसका एडजस्टमेंट जब भी होगा तो डेबिट में होगा। वैल्यूएशन का वही प्रोसेस है, आउट ऑफ 150 50 इज इंक्रीज अमाउंट। तो उस कंडीशन में 36,000 का इंक्रीज अमाउंट कितना होगा ₹12,000। 12,000 be adjusted or recorded in the side of trading and P&L account debit side of head office। इस तरीके से लिखने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट लॉस हेड ऑफिस का शो करेगा। इस तरीके से आपका होलसेल ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट होता है। लेकिन इस एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके हर एक मेथड पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकली जिसको सॉल्व करने से आपकी समझ में बातें बिल्कुल और क्लियर हो जाएगी। हम हर एक वीडियो के हर एक इंपॉर्टेंट मेथड और सिस्टम के डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड क्वेश्चन विथ देयर आंसर हम डाल रहे हैं, इसकी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। इस तरह से ब्रांच अकाउंटिंग की पूरी बातों की जानकारी हम डिफरेंट लेक्चर और वीडियो के मदद से बतला दिए हैं, लेकिन बतलाने के क्रम में या क्वेश्चंस को बनाने के क्रम में हमारे सामने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो उस विशेष समस्याओं की अब हम जानकारी देने जा रहे हैं। नंबर 1 या एक ही मेन प्रॉब्लम है दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट। ये प्रायः क्वेश्चन में आपको मिलता है गुड्स इन ट्रांजिट।
ये स्पेशल प्रॉब्लम। मतलब हेड ऑफिस ने माल भेजा, सामान भेजा, लेकिन ब्रांच के पास अभी तक पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। इस कारण से इसकी अकाउंटिंग जो है गुड्स, जब हेड ऑफिस अकाउंटिंग करेगा तो अपने नेचुरल गुड सप्लाइड में या परचेजेस में उसको इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि उसने भेज रखा है। और जब डिटेल ऑफ स्टेटमेंट आएगा ट्रांजेक्शंस ऑफ ब्रांच, तो उसमें इसका कोई इंफॉर्मेशन रहेगा नहीं, क्योंकि न वो रिसीव किया, न वो सेल में है, न क्लोजिंग में है। इस तरीके से इस अगर आइटम को सिर्फ डेबिट में हम प्रेजेंट करें, दूसरा साइड इफेक्ट नहीं डाले डबल एंट्री सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग, तो फिर हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए याद रखना है, हमारा मेथड या सिस्टम कोई भी हो, हमें गुड्स इन ट्रांजिट का अकाउंटिंग इफेक्ट दिखाना है। फर्स्ट सिस्टम में अगर हम दिखलाते हैं, तो फर्स्ट सिस्टम में आप देखें ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में गुड्स सप्लाइड लिखते हैं, उसी गुड्स सप्लाइड में गुड्स इन ट्रांजिट को हम जोड़ देंगे। और रिजल्ट सही लाने के लिए उसका, चूंकि क्रेडिट में उसका इफेक्ट आया नहीं है, इसलिए गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से ही क्रेडिट में अकाउंटिंग करेंगे। तो जहां जहां गुड्स सप्लाइड लिखे हैं किसी भी मेथड या सिस्टम में, वहीं उसी साइड में गुड्स इन ट्रांजिट को लिखना है, और उसी अकाउंट के अपोजिट में गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से वैल्यू प्रेजेंट कर देंगे, हमारा रिजल्ट सही आ जाएगा। इस बात को याद रखना है। हाँ, अगर गुड्स सप्लाइड एट इनवॉइस है तो स्वाभाविक है गुड्स इन ट्रांजिट का भी एडजस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेशन होगा और अकाउंटिंग अपोजिट साइड में दिखलाएंगे। सेकेंड मेथड से जैसे बनाते हैं, तो सेकेंड मेथड से फाइनल अकाउंट मेथड में एट कॉस्ट वैल्यू से प्रेजेंट किया जाता है। जब एट कॉस्ट वैल्यू से ही हमें प्रेजेंट करना है, तो उस कंडीशन में तो एट कॉस्ट का क्वेश्चन हो या इनवॉइस को, तो रफ में कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट रेट। तो गुड्स सप्लाइड में हम गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के ही क्रेडिट में गुड्स इन ट्रांजिट को क्रेडिट में भी शो करेंगे। जब हम स्टॉक एंड डिटर मेथड्स में जाते हैं, तो उस या सिस्टम में जाते हैं, तो उस सिस्टम में याद रखना है कि स्टॉक अकाउंट में गुड्स सप्लाइड को डेबिट में लिखा जाता है, उसी साइड में गुड्स इन ट्रांजिट को भी लिखेंगे, और फिर क्रेडिट में उसी अकाउंट के क्रेडिट में गुड्स इन ट्रांजिट को दिखलाएंगे, जिससे कि हमारा स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड रिजल्ट सही निकल पाए और हमारा अकाउंटिंग रिजल्ट सही हो जाए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। फिर से हम बतला दें कि हर एक सिस्टम या मेथड के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन विथ देयर आंसर हमने डाल दिया है। अगर आप उसकी मदद लीजिएगा तो थियोरेटिकली जिन बातों को समझाए हैं वीडियो को देखते हुए, उसकी मदद से आप और अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने से हमारे समझ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मौका है आपके पास में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नजर आता है हमारे बतलाए गए क्वेश्चन सिस्टम में और हमारे बतलाया गया क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। हम उसकी जानकारी, उसका सॉल्यूशन आपको बाद में प्रेजेंट कर देंगे। थैंक यू।